गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सस्य विज्ञान पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ मृदा के बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखो, मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम मृदा क्षरण की बात कर रहे थे। मृदा क्षरण को हमने दो भागों में विभाजित किया, जलीय और वायुवीय। जलीय क्षरण को पढ़ रहे थे, जलीय क्षरण को पढ़ा, जलीय क्षरण के प्रकार पढ़े, उसको प्रभावित करने का वाले कारक पढ़े। अब हमें पढ़ना है कि मृदा जो जलीय संरक्षण होता है, एक्चुअल में जलीय क्षरण होता है, जलीय क्षरण है, उससे मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है। यानी कि जल के कारण जो मृदा का कटाव होता है, जल के कारण मृदा का जो कटाव होता है, उससे मृदा को कैसे बचाया जा सकता है, उन उपायों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, मृदा संरक्षण हम इसमें देखते हैं क्या रहेगा कि मृदा को कटाव से बचाना, मृदा को कटाव से बचाना, ये हम कैसे कर सकते हैं, किन विधियों द्वारा किया जाएगा, इन बातों के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो मृदा संरक्षण की, जो जल द्वारा मृदा क्षरण होता है, उसको बचाने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी है दो विधियां, अभी बात कर लेते हैं। पहला है मृदा संरक्षण की जैविक विधियां, जैविक विधियां, या फिर यूं कह दें कि बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड। दूसरा है आपका इसमें यांत्रिक विधियां, यांत्रिक को हम मैकेनिकल बोल देते हैं, मैकेनिकल मेथड्स। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जैविक विधियों को, उसके बाद में यांत्रिक विधियों को पढ़ा जाएगा। देखो, जैविक विधियों को हम फिर तीन भागों में विभाजित करेंगे। सस्य संबंधित क्रियाएं, सस्य संबंधी यानी कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। दूसरा हम इसको डिवाइड करते हैं ग्रास से रिलेटेड, घास संबंधी, इसको बोलते हैं ग्रास रिलेटेड। और इसमें तीसरा आता है आपका वृक्षारोपण, वृक्षारोपण, और इसको बोलते हैं ट्री प्लांटेशन, इसको बोल देते हैं ट्री प्लांटेशन। मृदा संरक्षण को, जो जल द्वारा मृदा क्षरण होता है, उससे बचाव के लिए जो मृदा संरक्षण है वो दो टाइप का है। पहला है जैविक और दूसरा है यांत्रिक। जैविक को हमने फिर तीन भागों में विभाजित कर दिया। पहला आया सस्य संबंधित, यानी कि आप खेत में जो क्रियाएं करते हैं, एग्रोनॉमी में जो काम करते हैं, उन क्रियाओं से किस प्रकार आप क्या है मृदा क्षरण को बचा सकते हो, मृदा संरक्षण कर सकते हो। घास से संबंधित किस प्रकार कर सकते हो, और वृक्षारोपण करके किस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसको एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में फिर अलग अलग पॉइंट आते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है आपका समोच्च खेती।
जो आपका पहला पॉइंट है वो है समोच्च खेती। देखो समोच्च खेती क्या होती है और इससे मृदा संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, इसको बोलते हैं कंटोर फार्मिंग। देखो जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर मृदा का कटाव अधिक होता है, तो वहां पर हमें मृदा के कटाव को रोकना है, मृदा के क्षरण को रोकना है, मृदा संरक्षण करना है। तो इस प्रकार होता है, ढलान है, अब हमें जो खेती करनी है ना, जो कंटूर बनाना है, कंटूर तो एक्चुअल में किसको कहते हैं, एक समान ऊंचाई पर खींची गई रेखा को कंटूर बोल देते हैं। एक समान ऊंचाई पर खींची गई रेखा को क्या बोल दिया, कंटूर बोल दिया। अब हमें यहां पर क्या करना है कि इसके विपरीत खेती करनी है, इसके लंबवत खेती करनी है। जैसे एक रो यहां पर बना दी, एक रो यहां पर बना दी, एक रो यहां पर, इस प्रकार बना देते हैं। ये बना दिया। अब यहां से एक चीज देखो, बार बार मृदा संरक्षण में यही चीजें बार बार देखने को मिलेगी, क्योंकि ढलान वाली जगह पर अधिक मृदा क्षरण होता है। तो यहां पर देखो ऊपर से पानी आया, ऊपर से पानी आया, वो यहां पर रुकेगा क्योंकि यहां पर आपने क्या है, लाइन बना रखी है एक। अब लाइन बना रखी है किसकी, खेती की, या फिर कोई भी आपने मृदा इकट्ठा कर दी, या फिर बहुत सारे पेड़ लगा दिए, यानी कि एक लाइन बनी हुई है। यहां पर भी एक लाइन है, यहां पर भी एक लाइन है। तो यहां से पानी आया, उसकी स्पीड है वो यहां पर आकर के कम हो जाएगी, वो कुछ समय के लिए यहां पर रुकेगा। जैसे ही ये पूरा फिल होगा उसके बाद में यहां पर आएगा, फिर यहां पर आकर के कुछ समय के लिए रुकेगा, यहां पर आकर के, यानी कि इससे क्या हो जाता है, पानी का बहाव कम हो जाता है, पानी का बहाव कम हो जाता है। अगर पानी का बहाव कम हो जाता है तो मृदा का क्षरण भी कम हो जाता है। अब यहां पर हमें देखना है कि अगर हम ढाल के विपरीत खेती करते हैं, इसमें दो प्रकार की चीजें रहती है कि एक तो ढाल बहुत ज्यादा हो, क्या है, ढाल बहुत ज्यादा है, जैसे कि ये रहा बिल्कुल ढाल है, और एक ढाल है वो इस प्रकार है। इन दोनों को आप कंपैरिजन कीजिएगा। इन दोनों का कंपैरिजन क्या है कि एक तो बिल्कुल खड़ी ढाल है, बिल्कुल खड़ा है इस प्रकार, बिल्कुल टेढ़ा है, और एक क्या है, थोड़ा इस प्रकार है, जिसका स्लोप कम है। अब एक चीज देखो कि पानी का बहाव कहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर पानी का बहाव कम होगा। ये ढाल बनी हुई है इस प्रकार। अब यहां पर पानी का बहाव क्या है, कम है, यहां पर पानी का बहाव अधिक है। तो जहां पर पानी का बहाव अधिक होता है वहां पर क्या कर देते हैं कि कंटूर की दूरी भी कम रखी जाती है, यानी कि ये यहां पर बना दिया, फिर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां बिल्कुल क्लोज। तो ये क्या है, पानी का यहां पर, जहां पर बहाव अधिक है, यहां पर पानी का बहाव अधिक है, तो कंटूर की दूरी कम, कंटूर की दूरी कम रखी जाएगी। और यहां पर क्या है, बहाव कम होता है तो दूर दूर रख लो इनको, कंटूर की दूरी अधिक रख देते हैं। तो हमने सिंपल सी चीज देखी है कि ढलान वाले क्षेत्रों में आपको कंटूर फार्मिंग करनी होती है, और कंटूर फार्मिंग में आपको क्या देखना है कि ढाल स्लोप कैसा है, ढाल कैसी है। अगर ढाल खड़ी है तो कंटूर के बीच में जो लाइन लगाई है, कंटूर किसको बोलते हैं, जो रेखाएं बनाई जाती है, एक ऊंचाई पर जो रेखाएं बनी हुई है उनको कंटूर बोला जाता है। और इन कंटूर में अगर ढाल खड़ी हुई है, यानी कि ढाल अधिक है तो पानी का बहाव तेज होगा, तो आपको कंटूर है वो एक छोटे अंतराल पर बनाना पड़ेगा। और अगर ढाल कम है तो क्या है, कंटूर है वो अधिक अंतराल पर आप बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर बहाव है वो अधिक होता है। सिंपल चीजें थी। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, समुच्च खेती के बाद में दूसरा पॉइंट जो है आपका आता है टिलेज। दूसरा पॉइंट क्या आता है, टिलेज, भूपृष्ठकरण। भूपृष्ठकरण या फिर टिलेज बोल देते हैं। देखो क्या होता है, सिंपल चीजें हैं। भूपृष्ठकरण क्या होता है कि भूमि को जुताई करना,
भूपृष्ठकरण करना है आपको और भूपृष्ठकरण से मृदा के क्षरण को रोकना है। तो आप एक काम कीजिए कि अगर बलुई मृदा है, बलुई मृदा में क्या करते हैं, सॉरी बलुई नहीं, बरानी मृदा है, बरानी मृदा है। बरानी मृदा में क्या होता है कि फसल नहीं उगती लेकिन खरपतवार उगे हुए होते हैं। अब इसमें खरपतवार उगे हुए हैं तो आपको इसकी भूपृष्ठकरण करना है, यानी कि इसको टिलेज करना है, यानी कि इसकी जुताई करनी है। आप जब बरानी मृदा की जुताई करते हैं तो बरानी मृदा की गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करके संरक्षण किया जा सकता है। अच्छा, गहरी जुताई करने की क्या जरूरत पड़ गई? गहरी जुताई की हम खरपतवारों को मृदा के अंदर मिक्स कर दें। अब खरपतवारों को मृदा के अंदर मिक्स कर दिया तो इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर मृदा में बढ़ जाती है, जीवांश पदार्थों की मात्रा अगर मृदा में बढ़ जाती है तो क्या होता है कि मृदा के जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। जल अवशोषण क्षमता अगर बढ़ जाती है तो कटाव कम होता है। मृदा के जल को अवशोषित करने की, अंदर रखने की क्षमता बढ़ जाती है, फिर वो पानी के साथ बहती नहीं है, तो यहाँ पर मृदा का जो क्षरण है वो भी कम हो जाता है, मृदा संरक्षण हो जाता है। सिंपल चीज है। बरानी मृदा है, बरानी खेतों में आपने देखा है खरपतवार उगे हुए होते हैं, वहां पर आप गहरी जुताई करके, बार बार जुताई करके, गहरी जुताई करके खरपतवारों को मृदा के अंदर मिक्स कर दो, जिससे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, आपने कभी ना कभी 11वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि कार्बनिक पदार्थ है वो ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देते हैं। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। जल अवशोषण क्षमता यानी कि जल को बांध करके रखने की क्षमता, जल को मृदा के अंदर रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर वो बढ़ जाती है तो मृदा क्षरण भी कम हो जाता है। ये था आपका दूसरा पॉइंट। अब इसके बाद में पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपका। तीसरा पॉइंट सिंपल है, पलवार यानी कि मल्चिंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्चिंग। तो देखो मल्चिंग में क्या होगा, मल्चिंग में क्या होता है कि मल्चिंग का मतलब यह होता है कि मृदा की परत को ऊपर से ढक देना, मल्चिंग का मतलब होता है। अब हमें यहां पर मृदा संरक्षण करना है तो हम क्या करते हैं कि ये मृदा की कोई लेयर बनी हुई है इस प्रकार, इस पर क्या कर दे कि घास फूस डाल दे। अब इस पर आपने क्या कर दिया कि घास फूस डाल दिया। एक चीज तो फायदा क्या हुआ कि जब बारिश होगी तो डायरेक्ट इस पर नहीं पानी गिरेगा, मृदा पर पानी नहीं गिरेगा, पहले पत्तियों पर गिरेगा तो उसकी स्पीड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, तो मृदा क्षरण कम हो जाएगा। अच्छा, घास फूस ऊपर डाला हुआ है तो दूसरी चीज है कि इसमें जीवांश पदार्थ भी, ये जो जीवांश पदार्थ है या कार्बनिक पदार्थ है वो जीवों से ही तो मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं, जीव जंतुओं से मिलते हैं। आपने यहाँ पर क्या डाली हुई है, पेड़ों के अवशेष डाले हुए हैं, पेड़ों की पत्तियां डाली हुई है, पेड़ों के तने डाले हुए हैं, है ना, वो डाल दिया। अब यहाँ पर कुछ बारिश होगी, बारिश होने से क्या है, कटाव कम होगा। दूसरी चीज है कि मृदा में अब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ गई। अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो मृदा की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, और ये आप सभी जानते हो, पिछले पॉइंट में पढ़ा है कि अगर अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है तो मृदा क्षरण कम होता है, मृदा क्षरण कम होता है। अच्छा, दूसरी, मृदा की भौतिक संरचना में सुधार देखने को मिलता है। अच्छा, वैसे मल्चिंग में और पलवार में क्या है कि चाहे तो पॉलीथीन से ढक दो, चाहे दूसरी मृदा से ढक दो, चाहे आप पेड़ पौधों से ढक दो, किसी भी चीज से मृदा को ढक देना ताकि वो सीधा क्या है, इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर के संपर्क में ना आए, वातावरण के संपर्क में ना आए, तो उसको मल्चिंग बोलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर पेड़ों के जो अवशेष हैं उनसे ढका है। पेड़ों के अवशेष से ढकने से क्या हुआ कि एक तो डायरेक्ट मृदा पर इसके बारिश की बूंदें हैं वो नहीं गिरती हैं। अगर बारिश की बूंदें डायरेक्ट नहीं गिरेंगी तो यहाँ पर मृदा क्षरण कम होगा,
ये तो आप जानते हो कि स्पीड कम हो जाएगी। दूसरी चीज है कि ये जीवांश पदार्थ हैं, ये जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, ये कभी ना कभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है। तो ये क्या है, कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे अवशोषण क्षमता बढ़ती है, मृदा क्षरण कम हो जाता है। इससे मृदा की भौतिक संरचना में भी सुधार देखने को मिलता है। ये तीसरा पॉइंट था आपका। अब इसमें आता है आपका चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में आता है आपका फसल चक्र। चौथा पॉइंट है फसल चक्र, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। देखो फसल चक्र में क्या होता है, फसल चक्र सीधा सा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फसल को अदल बदल करके बोना, एक चक्कर में बोना, एक ही एक फसल लगातार नहीं बोना है। अब फसल को एक चक्कर में बोने से, जैसे घास कुल और दलहनी कुल की आप फसलें बोते हैं, तो इनके बार बार बदलकर बोने से क्या हो जाता है, घासकुल और दलहनी फसलें बार बार आपको बदलना है। इनको बदलकर बोने से क्या हो जाता है कि एक तो मृदा की जो भौतिक संरचना है उसमें सुधार होता है और मृदा में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। अच्छा, मृदा क्षरण क्या होता है कि मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यहां पर अगर हम फसलों को बार बार अदल बदल करके बोएंगे तो उससे क्या है, पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, और पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज है कि मृदा की उपजाऊपन बढ़ेगा। यही तो हमें करना था, पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, मृदा का उपजाऊपन बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि बार बार फसलें बोने से इसमें एक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी अच्छी बनी रहेगी, ह्यूमस की मात्रा अच्छी बनी रहेगी, पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, उपजाऊपन बढ़ेगा यहाँ। और दूसरी चीज, एक मेन चीज यहां पर रह जाती है कि जल अवशोषण क्षमता बढ़ गई। जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। घास और दलहनी कुल की फसलों को अगर आप अदल बदल करके बोते हैं तो उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अच्छी बनी रहती है, उसमें खनिज पदार्थों की, पोषक तत्वों की कमी नहीं होती, और पोषक तत्वों की कमी नहीं होती तो मृदा का उपजाऊपन भी बढ़ता है, मृदा की भौतिक संरचना में सुधार आता है, जिसकी वजह से जल अवशोषण क्षमता बढ़ती है, और ये बढ़ जाए तो मृदा क्षरण है वो कम हो जाता है। ये आप सारे जानते हो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट। क्या कहता है पांचवा पॉइंट आपका? पांचवा पॉइंट कहना चाहता है पट्टियों पर खेती करना, पट्टियों पर फसल उगाना। या हम कह देते हैं इसको शोविंग ऑफ क्रॉप्स ऑन स्ट्रिप्स। अब वही ढलान वाली बात इसमें फिर दोबारा आएगी। ये ढलान बनी हुई है। अब इसमें क्या है कि जब ढलान बनी हुई है तो यहां पर आपको क्या है, पट्टियां बनानी होती है। इस प्रकार की आप क्या है, चौड़ी पट्टियां बना देते हैं। यहां पर इस प्रकार की जब आप चौड़ी पट्टियां बना देते हैं, यहां पर ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर आपने फसल उगा दी, यहां पर आपने पट्टियां बना दी है। इस प्रकार से आप पट्टियां बना देते हैं और यहां पर क्या है, फसल उगाते हैं। तो क्या होता है कि यहां से जब ऊपर से जल आता है, ऊपर से जब तेज बहाव का पानी आता है, तो कुछ तो इनके साथ में आकर के, इनके पास में आकर के जल है वो रुक जाता है। यहाँ से जल आता है, वो इसमें कुछ देर तक रुका रहता है, जिससे पानी के बहाव में कमी हो जाती है। और पानी के बहाव में कमी हो जाती है तो मृदा का क्षरण कम होता है। इसी प्रकार मृदा क्षरण कम होता है। पानी के बहाव में कमी हो गई तो मृदा क्षरण कम होगा। तो ये आपके पॉइंट थे समोच्च खेती के।
सस्य संबंधित जो क्रियाएं हैं। हम पढ़ रहे हैं मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण की दो विधियां हैं, जैविक और यांत्रिक। जैविक विधि को पढ़ रहे हैं। जैविक विधि को फिर हमने 3 भागों में विभाजित किया, सस्य संबंधित क्रियाएं। वो सस्य संबंधित क्रियाएं यहां पर पूरा हो जाता है। दूसरा हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी में दूसरा पॉइंट आता है, वो है घास संबंधी, और इसको बोल देते हैं ग्रास रिलेटेड, यानी कि बी पॉइंट आता है आपका घास संबंधी या ग्रास रिलेटेड। घास संबंधी या ग्रास रिलेटेड में हमें क्या करना है? देखो सिंपल चीज है, इसमें एक ही नाम याद रखना है, ले फार्मिंग करनी होती है हमें। हिंदी में भी यही बोल देते हैं, ले फार्मिंग। ले फार्मिंग क्या होता है कि आपने जब फसलें बो दी हैं उनके बीच से मृदा क्षरण होता है। ये आपने इन लाइनों पर फसलें बो रखी है, इनके बीच में से क्या है, मृदा क्षरण हो जाता है। अब इनके बीच में मृदा क्षरण हो, वहां पर आप क्या कर दो कि घास लगा दो। यहां पर आपने क्या कर दिया, घास लगा दिया। तो घास लगाना, फसलों के साथ घास लगाने की क्रिया को ले फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। आपने यहाँ पर घास लगा दिया तो यहाँ से मृदा का कटाव है वो भी कम हो जाएगा, और ये घास है साथ के साथ क्या करता है, मृदा को बांध करके रखता है। मृदा को बांध करके रखेगा तो क्या है, मृदा संरक्षण, मृदा क्षरण है वो कम होगा, और साथ ही मृदा क्षरण है वो कम हो जाएगा। किस प्रकार का घास लगा सकते हैं? जैसे दूब घास लगा दिया या नेपियर ग्रास, इस प्रकार के घास है वो आप लगा देते हैं। तो इससे क्या है, मृदा का जो कटाव है वो कम हो जाता है, और साथ ही जब ये घास है वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है तो उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका विघटन भी कर दिया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जल अवशोषण क्षमता बढ़ती है और मृदा की भौतिक संरचना में सुधार आता है। तो ये था घास संबंधी। इसमें देखा, इसको इंग्लिश में ग्रास रिलेटेड बोलते हैं। ले फार्मिंग की जाती है। ले फार्मिंग से मतलब है कि जो फसलें आपने लगाई है उन्हीं लाइनों के बीच में आपको क्या करना है, उन्हीं लाइनों के बीच में आपको घास लगाना है। घास लगाना है ताकि उन लाइनों के बीच में जो मृदा क्षरण हो रहा था, जो कटाव हो रहा था, वो कटाव ना हो। तो इसके लिए हमने ये काम किया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सी ट्री प्लांटेशन आता है आपका। जो सी पॉइंट है वो है सी पॉइंट आता है आपका वृक्षारोपण। देखो, ट्री प्लांटेशन के पौधे लगाने के कई फायदे हैं। ट्री प्लांटेशन के कई फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं वो देखेंगे। अब देखो, यहां पर आपके एक भूमि पर, ये आपकी मृदा है, भूमि बनी हुई है यहां पर इस प्रकार से। यहां पर आप एक पेड़ लगा लो। आपने क्या काम किया कि यहां पर एक पेड़ लगा दिया। अब यहां पर इसकी जड़ें भी हैं। अब इन जड़ों से अब क्या होगा, देखो कि अब बारिश होती है तभी मृदा क्षरण होता है। ये बारिश हो रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है। तो एक पहला फायदा तो ये हो गया कि पानी जो गिरेगा ना, इस वृक्ष पर गिरेगा। एक तो पानी सीधा यहां पर इस प्रकार गिर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड है वो तेज है। अगर स्पीड है, तेज है, वो तेजी से गिरता है तो मृदा के जो कण होते हैं उनको बिखेर देता है, और मृदा के कण बिखर जाते हैं, फिर वो टूटने लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर पहले पेड़ पर गिरेगा, फिर धीरे से नीचे गिरेगा। जब बीच में कोई चीज रुक जाती है, फिर वो उसकी स्पीड है वो मर जाती है, स्पीड कम होगी, दोबारा स्पीड बनाएगा, इतने में तो वो नीचे धरती तक पहुंच ही जाएगा। तो वो क्या है, इसकी स्पीड कम हो जाती है,
मृदा के बारिश की जो बूंदें होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम अगर हो गई तो मृदा क्षरण भी कम होता है। मृदा क्षरण कम। ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है कि हमने पेड़ लगा रखा है भाई, और दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि यहां पर अगर पानी बरस गया, बारिश हो गई, तो यहां से पानी इस प्रकार बहा करके कणों को मृदा के साथ ले जाता है, लेकिन बीच में तो पेड़ आ गया। तो पेड़ क्या है, कुछ मृदा को रोक लेता है, कुछ पानी को रोक लेता है और पानी के बहाव को कम कर देता है। तो दूसरा पॉइंट आ गया कि बहाव को कम कर देता है। पेड़ क्या करता है कि बहाव को कम कर देता है। एक पॉइंट इसमें और आता है, क्या आता है कि अब इसकी पत्तियां भी तो प्रयोग कर सकते हैं, इसकी टहनियां प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी पत्तियां और टहनियां प्रयोग करके हम मल्चिंग कर सकते हैं, यानी पलवार की जा सकती है। पलवार से हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार मृदा क्षरण होता है, उसके ऊपर पत्तियों से ढक दिया जाता है, मृदा क्षरण कम हो जाता है। आगे एक पॉइंट और देख लो कि जब ये पत्तियां हैं, जब पेड़ है, वो पेड़ क्या है, मृदा में जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ा देता है। जीवांश पदार्थ बोल दो या कार्बनिक पदार्थ बोल दो। अब अगर जीवांश पदार्थों की मात्रा है वो बढ़ जाती है तो क्या होगा कि मृदा क्षरण कम हो जाता है अपने आप ही। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। एक तो देखो कि बारिश है वो सीधा धरती पर नहीं गिरेगी, बारिश की स्पीड कम हो जाएगी तो मृदा क्षरण कम होगा। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि ये पानी का बहाव है वो तेज हो रहा है यहाँ से, और पानी का बहाव जब ये हो रहा है तो इसको बीच में पेड़ आ जाते हैं। अगर बीच में पेड़ आ जाए तो जो पानी का बहाव है उसको कम कर दिया जाता है। तीसरा आता है कि इसी पेड़ की टहनियां और पत्तियों का उपयोग करके हम मल्चिंग या पलवार कर सकते हैं, ताकि मृदा के कण है वो सीधे के सीधे वर्षा के संपर्क में ना आए। चौथा पॉइंट हमने देखा कि पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगाने से जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी, और जीवांश पदार्थों की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो क्या है, कार्बनिक पदार्थ और जीवांश पदार्थ एक ही होते हैं, और जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। और जल अवशोषण क्षमता अगर बढ़ जाती है, जल अवशोषण क्षमता के बढ़ने से मृदा क्षरण में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये टॉपिक आपका यहां पर पूरा होता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इसको देख लेंगे। हम मृदा संरक्षण पढ़ रहे थे। मृदा संरक्षण में देखो क्या पढ़ा है हमने। मृदा संरक्षण में क्या है कि मृदा को जो जल के द्वारा मृदा का जो कटाव होता है उससे किस प्रकार बचाया जाता है। दो विधियां हैं, जैविक और यांत्रिक। हमने जैविक पढ़ी है अभी। जैविक विधि को हम फिर 3 भागों में विभाजित कर दिया, सस्य संबंधी, घास संबंधी और वृक्षारोपण। इनको अब एक एक करके देखेंगे। किसमें, जैविक में 3 कर दिया, सस्य संबंधी, घास संबंधी और वृक्षारोपण। अच्छा, अब सस्य संबंधी में यानी कि जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, सस्य क्रियाएं हैं, वो करके मृदा क्षरण को किस प्रकार रोका जाता है, पहला पॉइंट है। तो पहला देख लो, समोच्च खेती। समोच्च खेती में क्या है कि ढाल है वो ज्यादा है, खड़ी हुई ढाल है तो उसमें कंटूर है या जो लाइनें बनाते हैं वो क्या है, बहुत क्लोज रखी जाती है। और अगर ये है कि ढाल कम है तो जो कंटूर का डिफरेंस है, जो बीच में इनका डिस्टेंस होता है, वो ज्यादा रख देते हैं, सीधी सी बात है, ताकि जो पानी का बहाव है वो कम हो जाए। और पानी का बहाव कम हो गया तो मृदा क्षरण कम हो जाता है। अगला पॉइंट आता है इसमें, सेकंड पॉइंट में हमने इसमें डिस्कस किया था कि टिलेज। टिलेज में हमने कहा कि बरानी क्षेत्रों में खरपतवार उगे हुए रहते हैं। खरपतवार उगे हुए रहते हैं तो उनकी गहरी जुताई करनी चाहिए। अब गहरी जुताई करने से क्या होता है कि वो खरपतवार है वो मृदा में मिक्स हो जाते हैं। मृदा में अगर खरपतवार मिक्स हो जाते हैं तो जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। जीवांश पदार्थों की मात्रा अगर बढ़ गई तो मृदा की जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। जल अवशोषण क्षमता अगर बढ़ जाती है तो मृदा क्षरण कम होता है। सेकंड पॉइंट में देखा। थर्ड पॉइंट आ गया मल्चिंग का, पलवार, कि मृदा को जो ऊपरी परत होती है उसको घास फूस से ढक देते हैं। इस प्रकार से यहां से घास फूस से यहां पर हमने इसको ढक दिया है। अगर घास फूस से ढक दिया तो मृदा डायरेक्ट इस पर नहीं गिरेगी और
मृदा अगर डायरेक्ट नहीं गिरेगी तो उस मृदा के जो कण उस पर गिर रहे थे, सॉरी जो बारिश के जो कण उस पर गिर रहे थे, तो मृदा के जो कण है बिखरेंगे नहीं। मृदा के कण नहीं बिखरेंगे तो मृदा क्षरण भी नहीं होगा। अगली चीज है कि यही जो टहनियां और जो आपने उसके पत्तियां डाली है पेड़ पौधों की मल्चिंग के लिए, तो इसमें क्या हो गया कि ये कुछ समय के बाद सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन कर लिया जाएगा, और सूक्ष्म जीवों के द्वारा अगर विघटन कर लिया जाता है तो क्या है, उसमें जीवांश पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ गई। अगर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाए तो जल अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। ये तीसरा पॉइंट था। सस्य विज्ञान जो सस्य क्रियाएं हैं उसका पॉइंट है तीसरा ये। चौथा पॉइंट आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, जल अवशोषण क्षमता बढ़ती है, मृदा की भौतिक संरचना में सुधार आता है और मृदा क्षरण कम होता है। पांचवा आता है पट्टियों पर फसल उगाना। इस प्रकार पट्टियां बनाई जाती है कंटूर पर, और ये पट्टियां बनाई जाती है, ये पट्टियां क्या है, कुछ जल को अवशोषित कर लेती है, इन पट्टियों पर फसल लगाई जाती है, कुछ तो ये जल का अवशोषण कर लेती है, मृदा को रोक लेती है, कुछ आगे चला जाता है, जो आगे चला जाता है उसकी भी स्पीड कम कर देती है, तो मृदा क्षरण कम हो जाता है। आगे इसका ये सस्य संबंधी यहां पर पूरा होता है। दूसरा आता है घास संबंधी। सस्य संबंधी पूरा हो गया, दूसरा आता है घास संबंधी। घास संबंधी में आपको क्या करना है कि जो बीच में आपको लाइनें दिखाई दे रही है, ये फसल की है, जो व्हाइट लाइनें हैं, यहां पर आप फसल लगा देंगे, और जब आप फसल लगा देते हैं तो बीच में से मृदा क्षरण होने लगता है, इन लाइनों के बीच में से मृदा क्षरण, मृदा का कटाव होने लगता है। तो यहां पर दूब जैसा कोई घास लगा दो, जो क्या काम कर देगा कि मृदा के कटाव को रोक देगा। और कुछ समय के बाद अगर मृदा दूब घास का क्या है कि जीवन चक्र पूरा हो जाता है, तो वो सूक्ष्म जीव है उसको विघटित कर देंगे, जीवांश पदार्थों की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अब जीवांश पदार्थों की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो क्या है, जल की, मृदा की जल अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट आता है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के बहुत अच्छा मृदा क्षरण में प्रभाव होता है। वृक्षारोपण का बहुत से प्रभाव है। क्या है कि आपने वृक्ष लगा दिया, ये देखो आपने वृक्ष लगाया हुआ है, वृक्ष लगाएंगे तो ऊपर से वर्षा गिरती है, वर्षा वो डायरेक्ट वृक्ष पर गिरती है, डायरेक्ट मृदा पर नहीं गिरेगी। ऊपर से वर्षा गिर रही है, वो पेड़ पर गिरेगी, मृदा पर नहीं गिरेगी। अगर मृदा पर डायरेक्ट वर्षा की बूंदें गिरती है तो मृदा के कण बिखर जाते हैं, जिससे मृदा क्षरण होता है। ये डायरेक्ट नहीं गिरने देते, ये पहले पत्तियों पर, टहनियों पर, पेड़ों पर गिरते हैं, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर मृदा पर गिरते हैं, तो ये स्पीड कम कर देता है, मृदा क्षरण कम हो जाता है। दूसरा आता है कि मृदा का जो बहाव है, सॉरी जो पानी का जो बहाव है, मृदा के पानी मृदा के साथ जो बह रहा है उसका कम कर देता है। अगर वो बहाव कम हो गया तो मृदा का कटाव भी कम हो जाएगा। तीसरा है कि इन्हीं पेड़ पौधों की पत्तियां और टहनियां लेकर के तो हमने मल्चिंग की है, पलवार की है, तो उससे भी मृदा क्षरण क्या है, कम हो जाता है। चौथा आता है कि जब ये गल सड़ जाएंगे, ये इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, गल सड़ जाएंगे, इनकी पत्तियां नीचे गिरेंगी या फिर जो भी है, जिससे क्या है, जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। जीवांश पदार्थों की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो जल अवशोषण क्षमता बढ़ती है, जल अवशोषण क्षमता बढ़ती है तो क्या है, मृदा क्षरण भी कम होता है। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे का जो टॉपिक है बायोलॉजिकल कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है मैकेनिकल या यांत्रिक विधियां, वो उसमें पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा।